बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका अदवार में जो लोग थे जिन्होंने ज़मीनों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी अंदाज से करवाई और उसमें कौमी ख़जाने को बेशुमार नुकसान पहुँचाया, करोड़ों का नुकसान पहुँचाया गया, नैब केसेस बने रहनुमाओं के ऊपर। और अब जो निचली सतह के रहनुमा हैं, जो MPs हैं या इलाकाई रहनुमा हैं, और बुनियादी तौर पर वो काफ़ी मजबूत हैं अवामी सतह पर भी और माली सतह पर भी, उन पर एंटी करप्शन ने हाथ डाला है। और इस हवाले से तहकीकात बहुत सी मंजर-ए-आम पर आई हैं, कुछ गिरफ्तारियां हालिया ही होने के इम्कानात हैं। इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारा आज का पैनल है। सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अज़ीम, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हैं, और रोज़नामा 92 न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राना साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सैफुल मुलूक खोखर जो MPA रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, एंटी करप्शन ने तहकीकात की हैं, और तहकीकात के नतीजे में हकायक क्या मंजर-ए-आम पे आए? देखिए, उन पर जो तहकीकात हुई इस पर बिल्कुल वाज़ेह आया कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी खरीदते थे, फ्रंटमैन किसको रखा हुआ था, फिर उस प्रॉपर्टी जो है उसकी किस तरीके से स्टाम्प जो पेपर होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वो किस तरह कम देते थे, आगे किस तरह 2 नंबरी की जाती थी, किस तरह सरकारी रकबा बीच में शामिल किया जाता था, सरकारी जो राज़ी है उनको किस तरह शामिल करने के बाद किस तरीके से फिर उसे अपनी राज़ी बनाया जाता था। ये सारी चीज़ों के बाद DCO लाहौर ने एक इंक्वायरी की। उसके बाद उन्होंने DG एंटी करप्शन गौहर नफीस साहब जो हैं उनको एक लेटर लिखा, जिस लेटर की बुनियाद पर उन पर FIR, और ये वाहद FIR है। मैं यासिर बताऊँ कि इसमें उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम इल्ज़ामात, तमाम सबूत, तमाम शवाहद साथ लगाए हैं। एंटी करप्शन ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम किया। अब मैं आपको देता हूँ, सैफुल मुलूक का तो सुबह से TV पे चल रहा था कि उन पर मुकदमा हो गया। मैं और आपको बताता हूँ, एक मुकदमा और दर्ज हो गया जी, वो है मुस्लिम लीग नून के MNA राना मुबशर, मौजूदा MNA। सही, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। इनके खिलाफ तहकीकात तो काफ़ी अरसे से चल रही थी। FIR दर्ज हो गई एंटी करप्शन में, और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जिसमें ये सारा कुछ मौजूद है। अभी हम स्क्रीन पे भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीन पे भी चलेंगे। उसके बाद एक साबिक MP है वहीद गुल, याद होगा आपको, वो दाढ़ी वाले। ये सारे लोग वो हैं जो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम के करीब तरीन लोगों में शामिल, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। राना मुबशर जो है उनके हवाले से लिखा हुआ है कि इन्होंने मोहम्मद बूटा अपना एक फ्रंट मैन रखा हुआ था। मोहम्मद बूटे के जरिए सारी खरीदो फरोख्त, दीगर मामलात और 2 नंबरी सारी होती थी। और जो FIR दर्ज हुई है उसमें बाकायदा मोहम्मद बूटा किसका फ्रंट मैन है लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल आप स्क्रीन पे दिखाएं, वो राना मुबशर का। उसके बाद वहीद गुल जो है उन पर भी FIR दर्ज हो गया। ये साबिक MPA हैं और ये बहुत करीब रहे मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के, मरियम के भी करीब लोगों में इनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इन पर भी FIR हो गई है। एक FIR एक और हुई है आज, वो है अमजद अली जावेद। ये टोबा टेक सिंह से साबिक MPA हैं अमजद अली जावेद, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है एंटी करप्शन में। और वहाँ पर DCO ने बकायदा इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद डॉक्यूमेंट्स ला के सामने हर चीज़ है। और वहाँ एक और बता दूँ, मेरी इतला के मुताबिक चंद घंटों में या चंद दिनों में शेख रुहील असगर साहब भी एंटी करप्शन के रडार पे आ चुके हैं। और जी जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये देखिए, एक सुबह से एक नाम चल रहा था ना, सैफुल मुलूक खोखर का। मैंने आपको बाकी FIR भी हमने अपने प्रोग्राम में दिखा दिए, उन पर इल्जामात भी दिखा दिए। असेंबली है, 2 MNA, एक MPA और 2 साबिका MPA, और अभी और भी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, 26 और लोग हैं, 26 साबिका और मौजूदा MPA MNA 26 और हैं। और ये बड़ा मज़ेदार इन्होंने काम किया हुआ था। कभी ज़हन में इनके ये ज़हन और गुमान में नहीं था कि कभी ये पकड़े जाएंगे। या सर, ये प्रॉपर्टी का कारोबार हर शख्स ने आप आगे फ्रंट मैन रखे हुए थे, फ्रंट मैन जो थे वो आगे काम करते थे, फिर किस तरीके से होता था। और इनके साथ बड़े बड़े तगड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है ना PDM में, ये इनमें से 2 बड़े लीडरों की इन्वेस्टमेंट भी इन पर मौजूद है। खोखर बरदर की जानिब से तो अभी हालिया जो लाहौर का जलसा होने वाला है उसमें बड़ी फंड रेजिंग की गई। देखें, वो पार्टी का उनका मामला है, उन्हें करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन एंटी करप्शन ने बड़ी जामिया में, हम हमेशा एंटी करप्शन को मैं कहता था ये खुद करप्शन का गारा है, लेकिन अब कुछ अरसे से जब से ये नए DG एंटी करप्शन आए गौहर नफीस, बड़ी चेंजिंग आई और ये बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने किया। और इन लोगों पर हाथ पड़ना शुरू हुआ है जिनके मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि कभी कुछ सोचा नहीं जा सकता था। और जब इन पे ये हाथ पड़ा, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको पता कहाँ की निकली है। एक बड़ी मजे वाली बात है, ये सुहेल भट्टी साहब और राव साहब भी इस पर कोई रोशनी डालेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना रायवेंट की निकली हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मियाँ शहबाज शरीफ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं
वो जिस पे अब राना मुबशर जीते हैं उस हल्के की निकली हैं। ये प्रॉपर्टियां सारी उसी जगह पे निकली हैं जहां पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी, जहां पे सबसे ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी हुई थी कि रायवेंड रोड हो गया, जाती उमरा हो गया, आगे खोखरों का इलाका हो गया, उसके बाद राना मुबशर का इलाका, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये इलाके थे। वहाँ पे ज़मीन किस तरीके से खरीदी जाती थी, फिर सोसाइटीज़ बनी हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी महंगी सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, बहुत महंगा बेचा गया है। और हम यही खबर ब्रेक करेंगे कि आज राना मुबशर पे भी FIR हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, वहीद गुल पे FIR हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, और अमजद अली जावेद पर साबिक MP हैं मुस्लिम लीग नून के टोबा टेक सिंह के, उनके भी FIR मौजूद है। बहावलपुर से भी एक शख्सियत जो है वो गिरफ्तार होने वाली है, ये उस पर FIR होने वाली है। और मैंने कहा मेरी इत्तला के मुताबिक शेर हुई लश्कर जो है उन पर भी शिकंजा बड़ा सख्त हो चुका है। राव साहब क्या समझते हैं, पहले नैब की कार्रवाइयां थी और अब एंटी करप्शन काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। जैसा कि राना साहब कह रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, हकाइक पर मबनी वो दस्तावेजात हैं जिसकी तहकीकात की गई और अब इन पे शिकंजा सख्त होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 26 मौजूदा और साबिका अरकान असम्बली की बात कर रहे हैं राना साहब। 26 अफराद की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है अवामी सतह पर भी। करप्शन के मुकदमात लग जाएंगे तो सियासी तौर पर कितना नुकसान होगा? देखिए, सियासी तौर पे जितना भी नुकसान हो और होना भी चाहिए, अगर इस किस्म के करतूत हैं इन लोगों के तो इनको तो बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। यही तो रोना है जो इमरान खान रो रहे हैं कि जिस तरह से उस मुल्क को बर्बाद किया गया नीचे से लेकर ऊपर की सतह तक। हर बंदा जो है वो एक माफिया को लीड कर रहा है, थोड़ा सा बाइख्तियार है, उसने अपना माफिया बनाया हुआ है। और कब्ज़ा ग्रुप के मौजूद तो है ही शरीफ ख़ानदान। बुनियादी तौर पे आप 80 से शुरू हो जाएं, ये आज की बात तो नहीं है, ये 80 से शुरू हो जाए। उस वक़्त जो मुबैना तौर पे सुहेल ज़िया भट्ट का नाम लिया जाता था, वो तो इसी हवाले से हमेशा लिया जाता था कि किस तरह वो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते थे और किस किस किस्म की कार्रवाइयाँ उन्होंने वहाँ पे डाली हुई हैं। तो ये बहुत एक गंभीर मसला ऑलरेडी ये था कब्ज़ा का, और इसमें बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि एंटी करप्शन अगर कर रही है, सिर्फ लाहौर में नहीं, पिंडी में, बाकी शहरों में, हर शहर में आपको ये मिलेंगे। राना साहब ने 3-4 शहरों का तो बता दिया, टोबा का बता दिया, बहावलपुर का बता दिया, गुजरावाला का हो चुका है। वो जो एक LNG स्टेशन की जगह खाली कराई गई है, जो खुरम दस्तगीर साहब का या उनके वालिद साहब के हवाले से कहा जाता है, उनका कब्जा था वहाँ पे। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये एक पूरा एक पैटर्न चला है, 80 से चला है। और उसमें एक तो सरकारी ज़मीन का कब्जा, उसको हथियाना, यहाँ जंगलात, इस्लामाबाद में जंगलात की ज़मीन पे कब्जा हुआ है, लोई भीर के बहुत बड़े केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, हज़ारों कनाल के ऊपर हुआ है। सिर्फ वहाँ खोखर नहीं है, यहाँ भी खोखर है। ये राना साहब को पता है अच्छी तरह, वो सिर्फ लाहौर वाले खोखरों का नाम ले रहे हैं। तो वो ये कब्जा एक पूरा एक पैटर्न है इसका, ये चलता रहा है। और उसके बाद जो सबसे कह रहे कि इसमें जुल्म है, जो वो आम गरीब आदमी को अगर जगह ले लेता है, तगड़ा आदमी उस पर कब्जा करके बैठ जाता है। प्राइम मिनिस्टर के बहनोई का कब्जा 1 साल प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश के बाद खाली कराया गया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना सीरियस मसला है। लोगों की जमा पूंजी, बेचारे रिटायर होते हैं सरकारी मुलाजमिन या वैसे कारोबारी छोटे मोटे होते हैं, दुकान बनाई हुई है, वो प्लाट लेता है कि घर बनाऊंगा इसके ऊपर, उस पर कब्जा हो जाता है। अदालत वो जा नहीं सकता क्योंकि अदालत में वो टाइम और पैसे का एक जो लंबा सिलसिला चलता है। उसके बाद इंसाफ के निज़ाम पे यकीन जिस तरह से उठ गया लोगों का, उनको होता है कि होगा नहीं। अच्छा, अगला एक पहलू आता है कि अगर आगे से भी तगड़ा बंदा है तो वो लड़ाई मार कुटाई करके वो कब्जा करेगा। वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, कत्ल शुरू हो जाते हैं, इस किस्म के मामला आगे चलते हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है, इसमें कोई शक नहीं। ये आम आदमी का भी मसला है, सरकार का भी मसला है। रेलवे की जमीन आप उठा लें, आपकी नजर में ये अच्छे इकदाम हैं जो हो रहे हैं और गुज़श्ता 30 सालों से जो कब्जा माफिया ने कब्जा जमाया हुआ था, उनका खात्मा होना एक खुशाइंद बात है। भट्टी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अब फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बात की जाएगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमें शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे अरकान असम्बली हमारे हैं? इस बात से कतई नजर कि 30 साल से इक़्तिदार में भी आप थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहली बार इक़्तिदार में आई। यासिर, ये तो एक रूटीन बन चुकी है। जिस भी सियासी जमात से वाबस्ता अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो इस बात का रोना रोएगी कि उसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत को वार्निंग भी दी गई है कि 13 दिसंबर से पहले आपने गिरफ्तारियाँ की तो फिर हमें उस बात का वो बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि आप हमें दबाना चाहते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे। मामला ये है कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट चारों सूबों की सतह पर मौजूद है, मुअस्सर कानून है, और लेकिन माजी में कभी कभार ये एक्टिव होता है, फिर खामोशी से बैठ जाता है।
नैब और FIA से ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकता है एंटी करप्शन का इदारा जो सूबाई सतह पर मौजूद है। जब भी नैब एक्टिव होता है या FIA एक्टिव होती है, सूबों में मौजूद हुकूमतें वफाकी हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं कि आप अपने आपके मातहत जो ये दोनों इदारे हैं, आप इसको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो नैब का 60-70% काम अगर सूबों की सतह पर बात करें तो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को अगर इंडिपेंडेंट होकर काम करने की इजाज़त दी जाए तो वो इसको मौसर तरीके से कर सकता है। दूसरा मामला ये है कि जो हमारा पॉलिटिकल हमारा जो एक कल्चर है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के अंदर उसकी ऊपर एक रुकावट है इलेक्शन के अंदर जो आप अखराजात करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर ये बन चुका है कि आपने सियासत के अंदर हिस्सा बनना है, सियासतदान बनना है, फंडिंग करनी है पॉलिटिकल पार्टी को, फिर खुद कुछ इक़्तिदार का हिस्सा हासिल करके अल्टीमेटली आपने अपने ज़िले के लेवल के ऊपर, अपनी तहसील के लेवल के ऊपर आपने इसी किस्म के गैर कानूनी तरीके से मफादात हासिल करने हैं। कराची के अंदर जो चाइना कटिंग का इतना अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आए जिनकी नैब तहकीकात कर चुका है और अभी भी सिलसिला जारी है, वो किसके आशीर्वाद से होती थी? पॉलिटिशियन के पीछे आशीर्वाद हासिल होती थी। उसके बाद पंजाब के अंदर भी जिन अजला में आप जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब वहाँ पर पंजाब के अंदर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हुसैन असगर साहब उसके सरबराह बने, उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो इंटरनल इंक्वायरी करवाई। तमाम बड़े अजला के अंदर पता चला कि कमर्शियल सरकारी कमर्शियल राजी इलीगल तरीके से मुख्तलिफ बड़ी पार्टियों के नाम पर है, कहीं कब्जे हैं और लोग उससे नाजायज़ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और सरकार खामोशी से बैठी हुई है। एक खुश आइंद बात है कि इस वक्त जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सियासी असर और रसूख के बगैर हो रही हैं और बिला तफरीक कार्रवाइयां हो रही हैं। बिला तफरीक जब कार्रवाइयां होंगी तभी मुल्क कौम का मुस्तकबिल बेहतर हो सकेगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मुल्तान में जलसा हुआ और हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो रुकावटें डाली गईं और गिरफ्तारियां अमल में आईं, तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला किया कि जुमे और हफ्ते के दिन मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। वो उन्होंने एहतजाज की कॉल बतौर PDM सरबराह दी थी। तो आज जुमे का दिन था, तो देखने में यह आया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के बहुत से कारकुनान बहुत से शहरों में एहतजाज पर थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज के लिए नहीं निकली। इस पर मौलाना फजलुर रहमान का क्या रद्द-ए-अमल है? आने वाले दिनों में आज के दिन को लेके क्या कोई इबहाम पैदा हो सकता है, मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं? इसी पर बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। एहतजाज की कॉल जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने बतौर PDM सरबराह दी थी, बतौर JUI फे के सरबराह नहीं। तो जब PDM के सरबराह के तौर पर कॉल दी गई तो दीगर जमातें क्यों ना निकली? बड़ी अच्छी बात आपने की। जब ये लाहौर में, आपको मैं इसकी सारी अंदरूनी कहानी बता दूं, ये कॉल दे देगी। कॉल देने के बाद लाहौर में एक PDM का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर कहा गया जनाब के जुमे और इतवार ये 2 दिन रखे गए हैं, दोनों दिनों में भरपूर एहतजाज किया जाए ताकि एक अच्छी मूवमेंट बन जाए, हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए और तमाम सियासी जमातें जो है इसमें वो तमाम जो अलाइंस में है वो बाहर निकलें, भरपूर करें। तो बिल्कुल अब आपको अंदर की बात बताता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने उस पर खुल के मुखालफत की। उन्होंने कहा जी अब वो ख़त्म हो गया, अब हम क्यों एहतजाज करें, हम अपनी एनर्जी एहतजाज पर क्यों ज़ाया करें, हमें अपने जलसे पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब की टीम बाज़िद सी और फैसला हुआ कि आज एहतजाज हो। आज मुल्तान रोड पर सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ने ही एहतजाज किया लाहौर के अंदर, बाकी शहरों में भी ऐसे ही हुआ। पीपल्स पार्टी एहतजाज से गायब, मुस्लिम लीग गायब, ANP गायब, दीगर सियासी जमातें गायब। मौलाना साहब ने इसका बड़ा बुरा मनाया और ये रहा कि यासर ये जो है ना एक मार्केट है, 11 जमातों की एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर जो 11 दुकानें हैं ना, सब ने अपने अपना सामान बेचना है। मुस्लिम लीग नून उसकी इस मार्केट का हिस्सा ज़रूर है, इस अलायंस का, लेकिन वो किसी सूरत में भी अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं करना चाहती। तो पीपल्स पार्टी भी ऐसे तो अगर अंजुमन ताजरान कहा जाए तो फिर इनकी तो अंजुमन भी महफूज नहीं। बिल्कुल नहीं महफूज, बिल्कुल इसी तरह है। आज देख लेना मौलाना साहब की कॉल थी। मौलाना साहब कौन है? मौलाना साहब सरबराह है ना इनकी ये जो अलायंस है उसके। मौलाना साहब ने कॉल दी थी, कॉल के बाद आज एहतजाज क्यों नहीं हुआ? मैंने अब नाम ले दिया, ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसकी खुल के मुखालफत की और अब आने मौलाना साहब के करीबी लोगों ने आज ये पैगाम पहुँचाया है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को कि अगर सिर्फ जलसे जुलूस ही हमारा मकसद है
जलसे जुलूस ही हमने करने हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और मौलाना की किसी और काल पे अमल नहीं होता तो कल जब इस्तीफ़ों का मामला आएगा, कल जब कोई और मामला आएगा, तो फिर मौलाना की काल पे आप किस तरह का रद्द अमल देंगे? मौलाना नाराज़ हैं, मौलाना ने नाराज़गी का इज़हार भी कर दिया, नाराज़गी पहुँच भी गई है, और नाराज़गी पहुँचने के बावजूद भी अभी तक एहतजाज नहीं हुआ। मैं आपको ये भी बता दूँ, इतवार को भी एहतजाज नहीं होगा, इतवार को भी मौलाना के अपने लोग ही करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये मौलाना गुस्से में ना करे, ये भी हो सकता है। और इसका मतलब तो बड़ा क्लियर हो गया ना कि ये सिर्फ जलसे और जुलूसों तक एक है जो इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है। सही। उसके बाद सब जो है अपनी अपनी दुकानदारी चमका। एहतजाजी तहरीक अगर इलाकाई तौर पे चलानी है तो वो अपनी अपनी सतह पे चलाई जाए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं चलाई जाए। ये दीगर जमातों का मौकिफ है, मौलाना का मौकिफ इसके बरक्स है। राव साहब, मौलाना के मौकिफ के मुताबिक अगर एहतजाज होता तो उससे जो लाहौर का जलसा था उसका भी मोमेंटम पैदा होना था। आपकी नज़र में मौलाना की राय कैसी थी, और आपकी नज़र में जो दीगर जमातों का मौकिफ है वो कैसा है? और ये जो दो राय पैदा हो चुकी हैं इख्तलाफ राय की बुनियाद पे, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? यासर, इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब ये संभालने की कोशिश की जा रही है और ये संभलने को नहीं लगा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो बानमती का कुनबा है, ये कहीं की ईंट और रोड़ा जो इकट्ठा किया गया, ये ज़्यादा देर नहीं चलने लगे इस तरह से। आप देखें कि एहतजाज की कॉल किस लिए दी गई। मुल्तान के जलसे में जो रुकावटें आईं, जो रोका गया, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई, पीपल्स पार्टी का अरेंज किया हुआ जलसा था, पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था 30 नवंबर को। उस बुनियाद पे वो फैसला किया गया, वहाँ इजलास हुआ जिसमें ये पीडीएम ने फैसला किया कि इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे, जुमे को भरपूर एहतजाज करेंगे और इतवार को भरपूर एहतजाज करेंगे। जिस पार्टी के लिए, जिसके कारकुनों को पकड़ा गया, जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई, जिनके लिए सारा कुछ एहतमाम किया गया, जिस पे प्रोटेस्ट किया जाना था, वो जमात ही गायब है मंजर से। मुल्तान में तो होना चाहिए था ना, पीपल्स पार्टी के जो लोग पकड़े गए थे वो तो एहतजाज करते ना। यूसुफ गिलानी साहब, कासम उनके बेटे और बाकी जो हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं वहाँ पे, उनको तो एहतजाज करना चाहिए था। नून के लोग भी पकड़े गए थे मुल्तान से, उनको भी करना चाहिए था। तो वही जब नहीं निकले तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ ये सारा मामला जा रहा है। अब बुनियादी तौर पे कोशिश हो रही है, जो पिछले 1-2 प्रोग्रामों में जिक्र किया, राना साहब ने बड़ी तफसील से उस पर बात की। हर कोई अपना अपना जो है ना हिस्सा वसूल करने के चक्कर में है कि किसी तरीके उनको कहीं कुछ स्पेस मिल जाए, कोई पॉलिटिकल स्पेस उनके लिए क्रिएट हो जाए, आइंदा के लिए कोई वादा हो जाए। तो असल में तो उनको पता है कि ये जिस मकसद के लिए उन्होंने काम शुरू किया था वो तो होने नहीं लगा। मियाँ नवाज शरीफ ने इतना बड़ा कह लें कि इसको सुइसाइड बॉम्बर का किरदार अदा किया पीडीएम के लिए अपने बयानिए से कि ये चलना नहीं था, किसी सूरत में आगे नहीं चलना था, इसी तरह बिखरते चले जाना था। तो ये 3 जमातें भी नहीं है इसमें, अभी 11 जमातें थी। अब कह लें कि अगर 10 रह गई हैं तो बाकी 7 जमातें भी तो है ना। उनसे कोई पूछे, एएनपी से पूछे, पीके एमएपी से पूछे, कोयटा में उन्होंने कुछ किया, जहाँ जहाँ उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, प्रोटेस्ट किया। तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नहीं, बाकी लोग तो भी ये भी इसी है ना तरह कि कर रहे हैं पीडीएम में मौलाना उनकी के साथ। स्टैंडिंग क्या और है? मौलाना मेरा ख्याल है स्टैंडिंग तो 3 desperation में- जमातों की ज्यादा दिखाई देती है ना राव साहब। जी, रहबर तो यही है उसके, इनको उसका सरबराह मुकर्रर किया गया है। मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन जो पैदा हो रही है, सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदगी का बायस बन रही है सारी चीज़ें, वो तो जाहिर है जो कायद बने हुए हैं उसके, और जो सारा धमकियाँ लगाते हैं और बड़े बड़ी बढ़ के लगाते हैं, वो उनका सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का उनके लिए। ऊपर से वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, उनके लोगों को भी नैब बुलाना शुरू कर दिया जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद वो फ्रंट मैन है किसी साहब के। तो वो मैं कहता हूँ कि उनके लिए एक मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। पीडीएम की तरफ से अलहदा एक उनको जो मुश्किलात का सामना सियासी तौर पे वो अपना फुट होल्ड लूज़ करते चले जा रहे हैं। इधर से फिर नैब की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त आ रहा है। मुश्किल शायद वक्त आ रहा है। पीपल्स पार्टी के लिए उतना नहीं है जितना नून और आपको पता मौलाना होगा, के लिए आ रहा है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने जेल मुंतकिल होने से पहले मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि रविश बदलना होगी, हमें मफाहमत का रास्ता, डायलॉग का रास्ता खुला रखना चाहिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के जो हम ख्याल लोग हैं उन्हीं का ये फैसला होगा कि एहतजाज नहीं करना चाहिए? जी यासिर, बिल्कुल डेफिनेटली। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो एक पॉलिटिकल जो माइंड के अप्लाई करने वाले लोग हैं, वो जो धड़ा है वो इस बात के ऊपर कन्विंस है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए। इस तरीके से हमें कोई सम्राट नहीं मिलने लगे।
और वो डेफिनेटली अपनी कोशिश करेंगे, चूँकि उन्हें पता है कि अगर मौजूदा स्ट्रेटजी को फॉलो रखो तो मुश्किलात में इजाफा होगा, इसलिए कि बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन्हें शहबाज शरीफ साहब बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं। मामला ये है कि 2006 के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक जो पीडीएम का इस वक्त जो एक मंशूर लेके आगे चल रहे हैं, जो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, 2006 में मिसाक जमहूरियत के ज़रिए से एक वही मकासद हासिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कहते हैं सियासत और इक़्तिदार का खेल बड़ा बेरहम होता है। उसके बाद हमने देखा कि जितने वहाँ पर वादे वईद हुए, फिर जब इक़्तिदार के हसूल की बात आई तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर पीपल्स पार्टी की 3 अहम शख्सियात को गद्दार डिक्लेयर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे थे। तो ये हर दौर में रहा है और अभी भी ये सिनेरियो बिल्कुल बन चुका है। कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मेरी बात हुई, अमेरिका के अंदर जो इक़्तिदार की तब्दीली हुई है उसकी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी आपको गहरे असरात दिखाई देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोरल और कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हुआ है आजकल, चूँकि उनकी जो बाइडन जो उनकी टीम है उनके साथ उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, और वो कभी भी पीडीएम के आने वाले दिनों के अंदर भी वो ऐसा एक अपना तरीक़ेकार ज़रूर रखेंगे कि अवाम के साथ इंटरेक्शन रहे, आवाज़ बुलंद करते रहें वफाकी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन रेड लाइन क्रॉस करना तो दरकिनार उसके नज़दीक भी मत। लेकिन क्या भट्टी साहब आप समझते हैं कि शख्सी ताल्लुक होने की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा कोई भी शख्स जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पर रिव्यू कर सकता है? यासिर देखिए, ये फैक्ट है कि अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और लॉबिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल पास्ट के अंदर रोल प्ले करती रही है, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो अहम अमेरिका की इंतज़ामिया ने जो अहदाफ हासिल किए, उस वक्त जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उनका एक उनके साथ वो समझते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहा, और उसी बेस के ऊपर ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी की कुछ शख्सियात मुतहर्रिक हैं कि हम वो एडवांटेज वहाँ से लें जो यहाँ पर करप्शन केसेस और दीगर जो मसाइल का फंदा उनके गले के नज़दीक है, उससे भी छुटकारा हासिल किया जाए और किसी न किसी शक्ल के अंदर मुस्तकबिल के अंदर ये तो अब देखना होगा कि इस वक्त कौन सी ऐसी जमातें हैं जो इलाकाई सतह पर सियासत कर रही हैं, कुछ तो मुल्की मफाद के हवाले से सियासत दरकिनार है और कुछ इंटरनेशनल लॉबिंग से फवाइद हासिल करना चाहती हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस्तीफों का ऑप्शन जो है, जिसपे कुछ जमातें मुत्तफिक, कुछ जमातों की मुख्तलिफ आरा है, कुछ जमातें जो हैं वो अदम एतमाद की तहरीक चाहती हैं, लेकिन मुख्तलिफ आरा में कोई एक राय, कोई एक नुक्ता ऐसा नहीं जिस पे अभी तक तमाम जमातें मुत्तफिक हों। इस पर कौन कौन सी जमात को किस किस से इख्तलाफ है और किस तरीके का इख्तलाफ है और मुस्तकबिल में खदशात क्या हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का बुनियादी मुतालिबा है ये कि फौरी इस्तीफे, या वो भी दीगर जमातों की तरह ये सोचते हैं कि इस्लामाबाद मार्च के बाद सोचा जाएगा? नहीं, इसमें पूरे इत्तेहाद के अंदर सब 3 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं फौरी इस्तीफे। एक है मरियम साहिबा, जिनके पास अपना इस्तीफ़ा भी नहीं है। एक है मौलाना फजलुर रहमान, उनके पास भी अपना इस्तीफ़ा नहीं है, दोनों मेंबर नहीं है असम्बली के। तीसरे इनके हैं परवेज़ रशीद साहब। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो किसी सूरत इस्तीफ़े नहीं देंगी। मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर बात कर दूँ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, ये जो कल एक मीटिंग हुई ना मरियम की, उनके जेल जाने से पहले हमजा मरियम और बैठे, उसने मरियम को वाज़ेह कहा कि बीबी इस्तीफ़ों के मामले पे हम उस सूरत में देंगे अगर पीपल्स पार्टी पहले इस्तीफ़े स्पीकर के पास जमा कराए। ये भी नहीं कहा गया कि स्पीकर के से पहले अपने बात, नहीं, स्पीकर के पास जमा कराए उसके बाद हम आएंगे। उन्होंने कहा हमें खदशात है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर देगी। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट का जिक्र किया कि वो कभी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद आगे आ जाए आप, वही ये बड़ा क्लियर उन्होंने कहा जी हमारे कितने लोग इस्तीफ़े देंगे, क्योंकि प्लानिंग ये हुई थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 12 दिसंबर को, मैं आपको ब्रेक कर देता हूँ, 12 दिसंबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी एक इजलास से खिताब करेंगे जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को जिसमें बुलाया जाएगा, और उसमें बुलाकर कहा जाएगा जनाब कि आप कल के जलसे से पहले आज इस्तीफ़े पेश कर दें। 3-4 जाले उठेंगे इनके प्लानिंग के तहत, वो कहेंगे जनाब मियाँ साहब ये है हमारा इस्तीफ़ा, वो ऐसे इस्तीफ़ा दे देंगे और एक ही लिखा होगा पैटर्न, उस पर साइन कराना, आप भी करें साइन, जी करें, ये एक होना था। लेकिन वक्त से पहले उन्हें पता चला कि जनाब अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे और बात बाहर निकल ही जाएगी। तो अब शहबाज शरीफ भी इंकारी है जी, मैं क्लियर आपको बता दूँ, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इंकारी है,
बाकी छोटी जमातें कहती हैं जी पहले ये बड़े दें फिर हम आएंगे। यासर ये मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका बात कह रहा हूँ। छोटे कहते हैं पहले बड़े दें, बड़े दो बड़ी जमातें देने के लिए तैयार नहीं है। मरियम के पास इस्तीफ़ा किसका ले जाएंगे? राना सनाउल्लाह का। 1 या 2 या 3 इस्तीफे ले जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? पीपल्स पार्टी का 1 भी नहीं आएगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे सबसे पहले इस्तीफ़ा दे ना, ये होगा। मैं आपको बड़ा क्लियर दस दूँ। यानी इस वक्त आपको यही लगता है कि कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो मजमूई तौर पर मुत्तफिक हो कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया जाए। अब किस नहज पर पहुंचकर ये बहस जो है ये तवालत इख्तियार करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान का जलसा, मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरना होगा। उसे भरना इतना आसान काम नहीं है ऐसे वक्त में कि जब अवामी सतह पर भी लोग इस वक्त काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बड़े परेशान हैं कि कोरोना वायरस की वबा का तेज़ी से फैलाव जारी है, तो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी इनफरादी तौर पर करना है। तो ऐसे वक्त में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को क्या भरा जा सकता है? 11 जमाती इत्तेहाद भी इसे भरने के लिए इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मेज़बान है वो ये चाहती है कि कुछ इस तरीके का तसादुम का रास्ता इख्तियार कर लें कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हमें जलसा करने की जो हुकूमत ने इजाज़त दी है वो इजाज़त वापस ले ली जाए और हमें जलसा किसी शाहराह पर करना पड़े। तो वहाँ पर अवाम की तादाद को इतना दिखाकर कि ड्रोन का कैमरा जिससे अवाम की तादाद तहद्दे निगाह दिखाई देगी, तो उससे हम अपने जलसे को कामयाब करवा सकते हैं। राना साहब, क्या वाकई ऐसी ही सूरत हाल है जिस तरह की मैंने बयान की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि मीनार पाकिस्तान इजाज़त ना मिले? बिल्कुल यासर, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। पहले मुस्लिम लीग नून शोर डाल रही थी, जनाब हमें इजाज़त दें, हमें इजाज़त दें, हमें इजाज़त दें। उनके जहन में था कि हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, हुकूमत फड्डा करेगी, कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी, कुछ टकराव होगा, उसके बाद वो मोची गेट पे या किसी और जगह पे या किसी रोड पे जलसा करके ये साबित कर देंगे कि बहुत बड़ा जलसा। हुकूमत ने कमाल समझदारी की, पहली दफ़ा की, वैसे कमाल समझदारी की कि उन्होंने जलसे की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा हमने रुकावट ही कोई नहीं डालनी। अब हुकूमत की तरफ रुकावट कोई नहीं, रुकावट तो यह है कि कारकुन कहाँ से लाएँ। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के चंद बरों का इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने कहा जनाब लाहौर शहर में जलसा है, पीछे रह गए 8 से 9 दिन, अभी तक मूवमेंट ही नहीं बनी, अभी तक लाहौर में ये कोई ऐसी चहल पहल भी नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं वो कई ज़्यादातर जो है जलसे में आते ज़रूर है, जलसे में रहते नहीं हैं। तो बाकी मामला किधर जाएंगे? अब इसके बाद हुआ यह है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के उन बरों ने जो अपने पे जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में ये फैसला किया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हमारी इनसे फड्डेबाजी हो जाए हुकूमत से, और फड्डेबाजी के बाद हमें हुकूमत जलसे की इजाज़त ना दे। ये उसी तनाज़र में इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने रखे हुए थे यासर जलसे के हल्कों में जलसे करेंगे, एक मूवमेंट बनाएंगे। अब इन्होंने रख लिया रैलियाँ और कहा मोहतरमा साहब आप आएँ, आप रैलियों की क़यादत करें। अब मुझे बताए लाहौर शहर हो, इनका घर हो, MPA इनके हों, MNA इनके हों, बल्दियाती उम्मीदवार इनके हों, वोटर इनके हों, सपोर्टर इनके हों, तो उसमें भी अगर रैलियां करनी है लाहौर शहर के जलसे के लिए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना इनका। अब ये रैलियां करेंगे, उन रैलियों में कोशिश करेंगे तसादम भी हो, अगर उसमें भी तसादम ना हुआ, एहतजाज पे माने नहीं, रैलियों पे मान गए। रैलियों पे मान गया जी, रैलियां अपनी है ना जी। आप उन्होंने के अंदर गले पे अब वो तो पंजाबी का फिक्र आके रहने दे। तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है। अब ये नून लीग कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि मीनार पाकिस्तान से जान छूट जाए और इनको जाना पड़ जाए किसी बड़े रोड पर। देखें ये मार रोड पे भी चले जाते हैं तो वहाँ पे 5,000 का मजमा 50,000 लगता है। अगर ये किसी और रोड पे चले जाते हैं, ये मीनार पाकिस्तान के बाहर रोड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी कितना मजमा लगेगा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड है, ऊपर से इन्होंने कह दिया हुआ है कि हमने मौलाना हातिम साहब रिजवी मरहूम जो है उनकी नमाज जनाजा से ज़्यादा तादाद लानी है। भाई वो तो नहीं आएगी, वहाँ पे तो आए थे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आए थे, वहाँ पे आशिक आए थे बगैर किसी मफाद के, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए और मोहब्बत में आए थे हातिम रिजवी साहब की। तो ये वो तो हो नहीं सकना। अब इनके लिए सरदर्द बन गई है, क्यों इजाज़त दी है। पहले था इजाज़त क्यों नहीं देते, अब इनके अंदर ये बात हो रही है क्यों इजाज़त दी है। अब कौन इसको भरेगा। देखते ही ये है कि हदफ काफ़ी बड़ा है, यानी आपको कमो बेश भी
50-60 हज़ार तो आवाम चाहिए होगी राना साहब। देखिए 50-60 हज़ार आवाम चाहिए होगी, है ना। और मैं एक और बता दूं, अगर इन्होंने वहाँ पे जलसा किया तो वैसे मास्क लगाए ना लगाएं, ये कोरोना के SOP के तहत सिर्फ एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, ये कुर्सियां इतनी दूर दूर लगाएंगे, कहेंगे जी SOP के मुताबिक है, ताकि नजर आ सके। और राव साहब, आप क्या समझते हैं, मुल्तान का जो जलसा हुआ, क्या कुलिया पसंद आ गया? वहां का इजाजत भी मिल गई थी, फिर भी स्टेडियम का रास्ता इख्तियार न किया, घंटा घर के करीब ही जलसा कर लिया, आवाम भी काफी भरी भरी दिखाई दी, तो क्या कुलिया पसंद आया? गढ़ है वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते क्या? एक तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए इतने अरसे में, जो मैंने कहा हवा निकल चुकी है, ये आखिरी सांसें ले रही है PDM, उसमें यही होना था। ये बजाय इसके कि इनका वो मोमेंटम पकड़ते तेज़ होती चीज़ें, बिल्कुल उल्टा चलना शुरू हो गया ये पहिया, और ये नुस्खा जो है ये कारगर नहीं होगा। दो मैं आपको मौके याद दिला देता हूँ। एक, जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे पाकिस्तान और बड़ा यहाँ पे धूम धड़क्का था उनकी वापसी का, और उन्होंने कहा था पता नहीं क्या सड़कें सारी भर जाएंगी और एक अजीम किस्म का समंदर होगा आवाम का, और वो पहुँचेंगे यहाँ पे जैसे बेनज़ीर 1986 में पहुँची थी पाकिस्तान में। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन इतने लोग भी नहीं थे जो पुलिस के साथ कोई झगड़ा वगड़ा करके एयरपोर्ट तक ही पहुंच जाते, कोई 200-400 हज़ार। पेशावर के जलसे दूसरा हुआ था जब मौलाना धरना, पहला धरना दिया। दूसरे जलसे के आपको लगते हैं कि ठीक नहीं हुए, अवामी तादाद कम थी? मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के कराची जैसे है, पीपल्स पार्टी का गढ़ है कराची, यानी सिंध तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, कराची में भी बहुत सपोर्ट है उनकी, वो वहाँ पे उस तरह का जलसा जो है, उस तरह जमीयत उलमाए इस्लाम का बड़ा इन्फ्लुएंस है अंदरून सिंध में, तो लोग तो आते हैं बाहर से जलसों में शिरकत के लिए, और अरेंजमेंट भी किए गए थे, तो वो बहुत ही बड़ा और भरपूर जलसा होना चाहिए था, उस लेवल का नहीं था। कोयटा और पेशावर का आप कह सकते हैं, क्योंकि ANP और PKMP और JUI ने वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस था, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। गुजरांवाला का जलसा मुस्लिम लीग के वहाँ के लोगों ने उसमें हेल्प की, वो बेहतर दी, लेकिन उसके अलावा जितने भी जलसे हैं वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे। पीपल्स पार्टी, आई डोंट नो, पीपल्स पार्टी खुद नहीं करना चाहती या उनके लोग नहीं निकल रहे। मुल्तान देख ले, कराची देख ले, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी ने किया। अब लाहौर में पीपल्स पार्टी किस तरह से सपोर्ट करती है इस जलसे को, लेकिन असल तो नून की जिम्मेदारी है। मैं तो ये अर्ज़ करूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के इस्तकबाल के लिए सड़क पे कितने बंदे आए थे जब वो पहला धरना लेके आए थे। मियाँ नवाज शरीफ की कॉल भी थी और सारे मुस्लिम लीग की कह रहे थे उनके साथ हैं हम। तो ये लाहौर में इसी तरह से इनका है, ये कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कामयाब होंगे। तो इनको फेस सेविंग चाहिए, उस फेस सेविंग के लिए ये आपको लगता है कि फेस सेविंग है? भट्टी साहब, एक शॉर्ट टेक रखिएगा, फिर अगली स्टोरी की जानिब बढ़ना है। आप क्या समझते हैं कि वाकई फेस सेविंग चाहिए और वो ये समझ रहे हैं कि इजाजत ना मिले और हम किसी सड़क पे कर लें, तो इसकी वजूहात क्या होंगी कि एक शहर आपका अपना गढ़ हो और वहां पे आपको ऐसे जवाब गढ़ने पड़े? या से देखिए, अपोजिशन को इजाज़त मिल जाए या ना मिले, उन्हें दोनों सूरत हालों में सियासी गहमा गहमी क्रिएट करनी है। पहला मेरा सवाल ये कि अगर सपोज करते हैं इजाज़त मिल जाए और वो अगर पूरा मीनार पाकिस्तान का जो अहाता है उसको भर भी लें, तो क्या उससे हुकूमत घर चली जाएगी? क्या उससे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान परेशान होकर इस्तीफ़ा दे देंगे? तो कुछ नहीं होगा। ये एक पोलिटिकल उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया, और अगर एक जलसा उन्होंने करना है, इजाज़त मिल भी गई, 20 से 40 हज़ार के दरमियान लोग इकट्ठे हो गए थे, एक अच्छा शो कर लेंगे, और इम्कान है अगर इजाज़त मिल जाती है, लगता नहीं कोई रुकावट हो, जिस तरह मदारिस से बेशुमार लोग आएंगे, और वैसे भी एक मोमेंटम एक बना हुआ है, लोग निकल आते हैं अपने किसी न किसी वजूहात की बुनियाद के ऊपर। तो अगर अच्छा जलसा हो भी जाए, हुकूमत के लिए कोई उस जलसा परेशानी का बायस या कोई हुकूमत के अंदर डेंट डालने के हवाले से या हुकूमत को परेशान करके सब कुछ पैकअप करवाने के हवाले से वो कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तारीख है, यहाँ पर अगर कोई तब्दीली आई है तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जलसों से मीनार पाकिस्तान के पूरे अहाते को भर लें, उससे यानी जलसा आप सड़क पे कर लें चाहे मीनार पाकिस्तान में कर लें, उससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। सियासी गहमा गहमी चाहिए। भट्टी साहब, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हुकूमत ने जो कौमी बयानी पर अमल दरामद, शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए ढांचा बनाने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया है। कमीशन बनाने का मकसद ये है कि जो इस वक्त माहौल में शिद्दत पसंदी है, मजहबी तौर पर, अवामी तौर पर या नज़रियाती तौर पर, उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार वज़ा किए जाएंगे, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे एक शहरी को कानूनी, मजहबी और माशरती तौर पर एक बेहतरीन माशरे का शहरी बनाया जाएगा।
तो भट्टी साहब, इस हवाले से वफाकी हुकूमत की तैयारियां क्या हैं और इस ढांचे की तश्कील कब तक होने के इम्कान हैं? यहाँ से देखिए, गुज़श्ता 20 सालों के दौरान आलमी सतह के ऊपर भी बहुत सी तब्दीलियाँ हुई। आलमी अक़वाम आलम के जो इस खित्ते के अंदर जो उनकी ज़रूरियात थी, जो उनके डिमांड्स थे, वो तब्दील हुए और पाकिस्तान की भी ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत ज़्यादा तब्दील हुई, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी ने सर उठाया और पाकिस्तानी कौम ने उसकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 50 से 60 हज़ार के करीब जवानों ने, पाकिस्तानियों ने शहादतें दी। अरबों डॉलर का हमें नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उस सूरत हाल पर काबू पा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि मुअस्सर तरीके के साथ दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का खात्मा करना है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हमें वफाकी हुकूमत का एक जो बयानिया है उस पर अमल दरामद के लिए दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमने एक कमीशन बनाना है। वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर समरी पेश कर चुकी है कैबिनेट कमेटी बराए कानून साजी के सामने, और वहाँ पर इसका जायज़ा लिया जा चुका है। असूली तौर के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया है। 6 मकासद हैं इस कमीशन के, और बहुत ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी। 2018 के अंदर ईवान सदर के अंदर जब कौमी बयानिया बना था, फतवा भी सामने आया था इस सारे सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद खामोशी रही। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब एक कौमी कमीशन बनाने की एक तैयारी कर ली गई है, जिसके 6 मकासद बहुत इंप्रेसिव हैं। पहला फैसला उसके अंदर यह किया गया जो उसके मकसद में शामिल है कि वजारतों, हुकूमती इदारों और तलीमी इदारों से राब्ते के लिए कमीशन के तहत पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसमें दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज के दर्जे की तालीम दी जाएगी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर। इस लेवल के ऊपर ये एक्सरसाइज या एफर्ट पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। उसके साथ साथ दहशतगर्दी में मुलविस कैदियों को बुनियाद परस्ती से दूर करने और उनकी बहाली, मजहबी और नफ्सियाती काउंसलिंग के लिए भी बाज़ाब्ता एक इदारा कायम किया जाएगा इसी कमीशन के अंदर। इस चीज़ की बेशक ज़रूरत है। बहुत से माहिरीन भी इस बात को उठाते रहे और आलमी दुनिया भी उठाती रही कि ऐसे लोगों को जो सालों तक इस वक्त की अहम जरूरत है कि ऐसे वक्त में कि जब शिद्दत पसंदी की जाने मुआशरा गामजन है, तो ऐसे वक्त में कौमी सतह पर उनके लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मुआशरे को अखलाक पर बुलंद रखा जा सके। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब और राव खालिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पीडीएम की तहरीक के आगाज़ पे अपनाया जाने वाला बयानिया और उस पर बहुत से जो देरीना साथी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के, उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए, उस बयानिए से इख्तलाफ किया। हालिया तर्ज अमल में क्या कुछ तब्दीली देखने में आ रही है? क्या वापसी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है या फिर वो अलग सतह पे अपने रवाबित बरकरार रखे हुए हैं? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाराज रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, जब आपने रास्ता अलग करने का फैसला किया, बुनियादी वजह जो थी, क्या उस बुनियादी वजह में आपको हालिया मुस्लिम लीगी तर्ज अमल में तब्दीली देखने में आ रही है या वैसे का वैसा ही है? देखिए जी, मैंने तो उस तरफ अभी सोचना ही छोड़ दिया है। जहां तक मियां साहब का जो उसके बयानिया का ताल्लुक, बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग का बयानिया एक तरफ, मियां साहब ने जो तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया आर्मी चीफ को और DGISI को। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा जो उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने ये कहा कि फौज के रैंक एंड फाइल से, जूनियर रैंक से वो अपील करते हैं कि अगर कोई आर्डर उनको दिया जाए तो वो देख लें कि आईनी है कि गैर आईनी है। मैं बुनियादी तौर पर एक सिपाही हूँ और 36 साल मैंने फौज में मुलाजमत की है। उसमें ये गुंजाइश नहीं होता है, न वो एबिलिटी होती है फौज के जूनियर रैंक्स में, चाहे वो मेजर जनरल के रैंक का क्यों ना हो, या ब्रिगेडियर या कर्नल या फर्दर मैटर, इवन लोएस्ट रैंक पे भी आर्डर दिए जाते हैं, इवन हवलदार और नायक के लेवल के ऊपर, कि उनको ये इंटरप्रेट करे ना कि ये आर्डर जो दिया गया है या आईनी है या गैर आईनी है। इस वक्त इस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा मैसेज था जो कि फौज के अंदर तफरीक डाल सकता था, फौज की
जो डिसिप्लिन है उसमें फर्क डाल सकता था और फौज की परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन में आ जाता था। मैं तो ऑल थ्रू यही बात करता रहा हूँ 10 साल के एफिलिएशन में मुस्लिम लीग नून के साथ कि जी मेरा तो ओढ़ना बिछोना फौज था, मेरी बैकग्राउंड फौज की है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि उसमें अगर कोई दरार डालने की कोई कोशिश करे और मैं उस सेटअप का हिस्सा बन जाऊँ। बुनियादी वजह ये बनी, और इसके अलावा भी बेशुमार वजूहत थे लेकिन वो काबिल बर्दाश्त थे। लेकिन मेरे लिए मुस्लिम लीग के इस क़यादत के साथ और जिस किस्म की जो तकब्बुर और गरूर इसके क़यादत में है, इस पार्टी के अंदर मैंने देखा है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब थे या मियां नवाज शरीफ साहब थे या फॉर दैट मैटर उनकी भी लोअर रैंक्स, ये इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि जी हुक्म दे दें, वहां पर फिर गुंजाइश नहीं है। मसलन हम लोगों ने बलूचिस्तान में 2008 के इलेक्शन 2013 के इलेक्शन के नतीजे के तौर पर मुस्लिम लीग के हमारे 22 मेंबर वहां पर इलेक्ट हुए 65 मेंबर्स की असेंबली में, और हमें जो फॉलो कर रहे थे उनकी तादाद थी 10 मेंबर्स की। लेकिन ऊपर से हुक्म आया, हमसे पूछे बगैर, बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं पूछा गया कि जी फलाने को वजीर आला बना जाए, फलाने को ये किया जाए। नवाज शरीफ का बयानिया क्या नवाज शरीफ का बयानिया है? उससे कोई किसी और कुव्वत की हमायत हासिल है? उसने ये बयानिया किसी और के कहने पे दिया? क्या सूरत आप क्या समझते हैं? जिन लोगों के साथ उन्होंने अपनी कंपनी रखी हुई है, मसलन महमूद खान अचकजई है, फॉर दैट मैटर अपने ये अभी लेटेस्ट आया हुआ है अख्तर मेंगल साहब, उससे पहले जो है ना बिजजो साहब भी उनके साथ थे। ये वो लाइन है जो कि एक्सट्रीम लाइन को अडॉप्ट करते हैं, जिनका फौज से फेवरेबल जो है ना ताल्लुक नहीं रहा है और ना वो इस मकसद के लिए जाने जाते हैं। जनरली वो होस्टाइल किस्म की एटीट्यूड वाले लोग हैं, जो कि मियाँ साहब के अपने परवेज रशीद साहब है, फर्जबार वो भी उन्हीं आउटलाइनर्स में आ जाते हैं, और उनकी थिंकिंग वो जो सोशलिस्टिक व्यू पॉइंट वाले लोग हैं, जो कि कांग्रेसी एलिमेंट किसी जमाने में हुआ करते थे, उस व्यू पॉइंट को फॉलो करने वाले लोग हैं। मियाँ साहब भी उस तरफ ज्यादा चले गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बयान उनका अपना, आई डोंट थिंक कोई शहबाज शरीफ जो है, मियाँ शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई जो हैं, क्या आप समझते हैं उनका नजरिया और मियाँ नवाज शरीफ का नजरिया एक ही है? नहीं, ये जहां तक मैं ये नहीं कहूंगा, जहां तक फौज से ताल्लुक रखने का जो हिसाब किताब है, उसमें शहबाज शरीफ साहब वो बिल्कुल एक ऐसी राय रखते हैं जहां पर वो कहते हैं कि उनको साथ लेके चला जाए। उनका व्यू पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक इदारों की मुकम्मल सपोर्ट न हो, उनको साथ लेके न चला जाए। ये मैंने उसको सुना है, उन्होंने कहा है कई मरतबा ये बात हमारी मौजूद। कोई आसान नहीं होगा कि भाई को अपने डिच करें और इंडिपेंडेंट अपनी लाइन इख्तियार कर लें। क्या 22 से कमिटमेंट और मुल्क से कमिटमेंट, इसमें आपको फर्क नजर नहीं आता? मुल्क से कमिटमेंट ज्यादा जरूरी है या 22 से कमिटमेंट ज्यादा जरूरी है? जी मैं तो ये तो उनसे आप पूछ रहे हैं ये सवाल, जी मैं नहीं कह सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि PMLN है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाम से है, तो अगर वो कोई इंडिपेंडेंट अपना लाइन इख्तियार करते हैं, कोई और पार्टी बनाते हैं, या कोई इसी पार्टी के अंदर PMLN और S नहीं हो सकता है। ये PMLN होगा या S होगा, या जो भी होगा, जो कुछ होगा। और जहां तक मुल्क से वफादारी या मुल्क के मफाद का ताल्लुक है या फ्यूचर का ताल्लुक है, इसके बारे में वो बेहतर सोच सकते हैं और बेहतर फैसला कर सकते हैं। जनरल साहब ये तो बता दें, चूंकि चौधरी निसार की सोच भी आप जैसी सोच है, और चौधरी निसार जो है वो बेचारे बिल्कुल अलहदा हो गए। क्या आप चौधरी निसार अगर एक नई मुस्लिम लीग बनाते हैं तो आप समेत बाकी जो मुस्लिम लीग के नाराज लोग हैं क्या उस पर शामिल होंगे? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक चौधरी निसार साहब का ताल्लुक है, एक ईमानदार है, एक मंजे हुए सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है, और वसूलों की उन्होंने सियासत की है ऑल थ्रू, और जो उनका स्टांस है मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जो भी हो, जो कुछ भी हो, एक फैमिली के अंदर जी नवाज शरीफ नहीं है तो शहबाज शरीफ नहीं है तो मरियम नवाज नहीं है तो हमजा शहबाज नहीं है तो सलमान शहबाज। पीपुल्स पार्टी में देखे कि जी भुट्टो से बेनजीर से जी बिलावल के बाद जी आसिफा, क्या क्वालिफिकेशन, इनको क्या पता है कि देहात में जो आदमी जो किसान है रहता है उसके क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबतें है, क्या तकालीफ है। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। एक सिपाही जो सियाचिन में रहता है वहां पर पहाड़ के ऊपर, उसके क्या प्रॉब्लम्स है और किस किस्म में तकालीफ है। इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि इनकी किस्मत में है कि फलाने घर में ये पैदा हो गया, तो वही उनकी क्वालिफिकेशन है। अब भी आप लोग तमाम की तमाम कार्रवाई जो इस वक्त सियासी मामला चलाया जा रहा है वही है शहबाज शरीफ के दाएं दाएं फिर रहा है। चौधरी निसार तमाम काबिलियत के बावजूद भी, हसन इकबाल भी बड़े हैं, इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी से बेहतर आदमी कोई नहीं है हमारी पार्टी में मेरे ख्याल में उस जैसा। लेकिन वो सोच नहीं सकते हैं कि जी मरियम नायब सदर होते हुए इनसे बहुत आगे हैं।
वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो पीछे रहते हैं तकरीरों में, उनको नहीं बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है, कोई कमी नहीं है। जनरल साहब कौन सी लेकिन जमात, हमारे यहाँ मुस्लिम लीग आपने छोड़ दी जनरल साहब, बाकी मामला चलते रहेंगे, आपने सियासत भी करनी है, सूबे का में आपका एक असर रसूख है, अच्छा तल्ला कि आपके पास एक बड़ी टीम है, कौन सी सियासी जमात में जाने का इरादा है? मैंने जी सियासी जमात में इस वक्त मेरी उम्र के मैं उस हिस्से में पहुंचा हूं कि मेरे लिए मजीद पार्टी पॉलिटिक्स करना काफी सोच विचार में मैं पड़ा हुआ हूं, और ये किसी पार्टी में जाके आदमी फंस जाता है और फिर आप पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो आस्था की ताबेदारी करनी पड़ेगी, बिलावल की ताबेदारी करनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग में जाते हो तो शहबाज शरीफ की अगर पार्टी बनती है तो वहां पर हमजा साहब है, कोई और है। यानी मौरूसियत को देख देख के आप दिल बर्दाश्ता हो गए हैं सियासत से? मैं हकीकत आपने सही कहा कि मैं जब ये सोचता हूँ कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम हम जानवरों की तरह हैं, हम भेड़ बकरियां हैं, हमें हांका जाता है, हमें कहा जाता है और हम मजबूर होकर फॉलो भी करते हैं, नारे भी मारते हैं पागलों की तरह। मेरे जैसे बूढ़े आदमी भी नारे मार मार के बेहोश हो जाते हैं, आसिफा के लिए, मरियम के लिए। कादिर बलोच जैसे बड़े नाम, दीगर बड़े नाम ऐसे हैं, बहुत से और बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी दे दी लेकिन बाद में मौरूसियत का वो शिकार हो गए और उन्हें पार्टी में जगह ना मिल सकी और आखिरकार उन्हें पार्टी से अलहदा होना ही बेहतर लगा अपने लिए और मुल्क कौम के लिए। नाज़रीन, यह निशान है, सवाल बहुत से हैं, जवाबात कौन देगा इसके हम भी मुंतज़र हैं और आप भी 70 बरसों से मुंतज़र हैं। मुझे और राना अजीम साहब को द लास्ट स्टार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।